यूजुअली छुट्टी होता है तो कभी कभी मैं सोचा कि कभी कभी छुट्टी होगा। मैं सर से एक बार क्लैरिफाई कर लिया कि सर 5 तारीख है, छुट्टी है, कि डेट देखा है क्या सही से। बोला कि हमारा 5 तारीख को हर साल इतने साल से हो रहा है, तो प्रोग्राम तो रहेगा, छुट्टी हो या कुछ भी हो। तो अच्छा लगा, क्योंकि हम भी छुट्टी होगा तो घर में बैठेंगे ना, नहीं तो ऑफिस में जाके बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैं सोचा कि आ ही जाते हैं, क्यों। तो फिर सर से बात किया, सारे प्रोग्राम फिक्स हो गए, तो हम आए। क्योंकि होता है ना, जब नया क्रॉप आता है तो लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है माहिती, या होता है तो हम तो शुरू कर देते हैं। जब नया फसल आता है तो लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, सर ऐसा एक नया फसल आया है, उसके बारे में जानकारी क्या, उसको कहाँ मिलता है, कैसे करना है, क्या करना है। तो हमारे लोगों का, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोगों का काम वही है कि जो भी प्रॉब्लम आता है या नया फसल आता है, उसका सारे तकनीकी डेवलप करना है। तो हम अजैविक स्ट्रेस संस्थान में है, मतलब आपका ओला पड़ता है, सूखा पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा बारिश होता है, ठंड पड़ता है, गर्मी पड़ता है, तो उसमें कौन सा फसल होती है, अगर फसल हो रहा है तो उसको क्या करना है, ये सब करते हैं। चिया भी एक ऐसा फसल है, एक मतलब बहुत कम दिन में फसल खत्म हो जाती है और कम पानी लगता है। ऐसे नहीं बोलूँगा कि उसको बिल्कुल पानी नहीं लगता, खर्चा बिल्कुल नहीं आता है, कम पानी में हो जाता है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादा तो हिंदी में बोलूँगा, अगर आपको कोई सवाल होता है तो बीच में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि मैं बोलूँगा आप सुनते रहेंगे, ठीक है। स्लाइड आप मूव करेंगे ना। आप कितने लोग फसल देखे हैं? लगाए हैं, किया है कि सिर्फ देखा है? देखा है, सिर्फ देखा है ना। तो ये फसल हमारी नहीं है, भारत देश की नहीं है, ये आए थे मेक्सिको से, ठीक है। जो जितने भी ट्राइबल लोग थे मेक्सिको में 500-600 साल पहले, वो लोग इसको जैसे हमारे जो दूसरे है ना, बाजरी, ज्वारी, उसके जैसे खाते थे, ठीक है। तो इसलिए अभी बाद में क्या हुआ, 500-600 साल बाद तो लोग भूल गए, क्योंकि हमारा पुराने जितने भी फसल अभी मिलेट्स हम लगा रहे हैं, पहले तो लगाते थे ना, अभी नया तो है नहीं, लेकिन दोबारा उसको मार्केट में लाया गया, प्रमोट कर रहे हैं। तो वैसे ही ये फसल था मेक्सिको में, लोग बहुत पहले करते थे, भूल गए थे, फिर वापस लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी ने प्रमोट किया, इसका हेल्थ बेनिफिट्स अच्छा है, इसमें फ़ायदा होता है, तो इसलिए इसको प्रमोट किया गया। हेल्थ बेनिफिट्स इसलिए कि आजकल हमारे पास इतना बीमारी हो गए कि बहुत सारे बीमारियाँ क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदला है, हम खाने पीने का जो चीज़ें जो बदल लिए हैं, हम कोई पहले जैसा स्वास्थ्य खाने तो खाते नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल डिजार्डर्स, जो हमारा लाइफस्टाइल की बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। बहुत लोगों को बहुत जल्दी हार्ट की बीमारी आ जाती है, किसी का किडनी फेलियर हो रहा है, किसी का लीवर खराब है, फैटी लीवर आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बीमारी है। सो हर बीमारी का जड़ होती है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना पचाने का जो सिस्टम है हमारा, सबसे ज़्यादा मतलब जड़ उधर से बीमारी शुरू होती है और उधर से बीमारी क्यूर भी होती है। जो हम खाना खा रहे हैं अच्छे से पच जाता है, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी को मिल जाता है, कोई बीमारी नहीं आएगा। हमारे बुजुर्ग लोगों को देखिए, जो भी लोग स्वस्थ है, 80 साल 70 साल 9 साल 100 साल जिए हैं, उनको कोई बीमारी नहीं। इसलिए वो क्या खाते हैं, आप ही देख लीजिए, आपके बाप मतलब दादा वगैरह हो लोग होंगे ना, तो जो खाते हैं वो देख लीजिए क्या खाते होंगे, ज्वारी, दही, ऐसे सब्जी। इसके अलावा कुछ खाएं क्या वो लोग? कभी पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, पानी पूरी कभी खाएं हैं? या ज़्यादा मीठा? लेकिन आजकल हम थोड़ा भी मीठा खाते हैं, डॉक्टर मना करते हैं कि मत खाओ, शुगर बढ़ जाएगा, शुगर स्पाइक होता है ना, बोलते हैं ना, स्पाइक हो जाता है। लेकिन ऐसे नया चीज़ आ गया है कि हम ऐसे क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। मतलब ऐसे जैसे किनोवा हो गया, ठीक है, किनोवा जानते हैं ना, सुना होगा, एक किनोवा फसल था ऐसे ही, उनकी उसको नासा वाले ने एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, उनका खाने के लिए भेज दिया था। एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं ना, मून पे, मंगल पे कहीं जाते हैं, स्पेस पे जाते हैं, उनको खाने के डब्बे में किनोवा को भेजे थे। क्यों? उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन ज़्यादा भी नहीं है, हमारे जैसे बाजरी ज्वारी जैसी है, लेकिन उसमें अमीनो एसिड सारे मिलेंगे, जितने भी मनुष्य को चाहिए, जो बॉडी को चाहिए, सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। इसलिए इसको नासा वाले आइडेंटिफाई करके उसको भेज दिए, उसको बूम आ गए कि भाई किनोवा ऐसा फूड है, सुपर फूड।
तो लोग करने लगे। अब ये भी ऐसे ऐसे ही फसल है, बहुत डिमांड है बाहर के देश, इधर से हमारे इसमें से एक्सपोर्ट होती है, बहुत डिमांडेड क्रॉप है। लेकिन मेक्सिको में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। हम तो अभी छोटे हैं एक्सपोर्ट करने में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो बहुत लीडिंग एक्सपोर्ट करता है इसका। तो ये उसका फसल है, वो सीड है, देखा होगा बाजार में मिलता है। और इसको कैसे खाते हैं इसको? कोई खाया है क्या, या कोई सुना है कैसे खाते हैं? और क्या फायदा होता है? एसिड्स, हाँ फैटी एसिड है, ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है। और नहीं, कुछ रीजन होता है ना, जैसे कि हम खा रहे हैं तो इस पर्पस के लिए खा रहे हैं, या सुने भी होंगे ना। हाँ, वेट लॉस होता है। क्यों वेट लॉस होता है? शुगर वाले को क्यों होता है? नहीं, एक्चुअली मैं तो इसके कैसे पैदा करना है, मतलब कृषि कैसे करना है बता दूंगा, लेकिन फसल को पहले समझना है, ठीक है? 2-5 मिनट लगेगा। वजन कैसे कम होता है? नहीं, आप डायबिटीज वाले को बोलते हैं ना कि ये नहीं खाना है, वजन कम होता है, इससे शुगर स्पाइक नहीं होता है। कैसे होता है? फैट लॉस होता है ना, तो वजन कम फैट लॉस से होता है। अगर आपका मांस कम हो गए तो आप थक जाएंगे, फिर बीमारी स्टार्ट हो जाता है। फैट ही कम करना है, मसल कम नहीं करना है। हाँ, इसमें क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है? फाइबर में क्या होता है, आप खाएंगे तो आपका पेट मतलब पूरा भरा हुआ जैसे महसूस होता है। अब जब आपका पेट पूरा भरा हुआ होगा तो आपका खाना कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते ना। जैसे आप मान लीजिए एक रोटी खा लिया है तो पेट भर गया है, तो दूसरा रोटी खाएंगे क्या? नहीं है ना। तो इन फसल का यही महत्व है कि आप पूरा सुबह सुबह अगर 1 या 2 चम्मच चिया का बीज पानी में रात में भिगो के रखना है, सुबह उसको पी लेना है। तो जब आपका पेट पूरा भरा रहता है, क्योंकि ये फाइबर से ज़्यादा होता है, मैं फोटो दिखाऊंगा, तो तब आपको भूख नहीं लगेगा। जब भूख नहीं लगता है तो आप आधा खाना खाएंगे। तो अगर लंबे समय तक आधा खाना खाएंगे तो चर्बी घटेगा कि नहीं घटेगा? घटता है ना। तो यही प्रिंसिपल है, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें कोई मेडिसिन नहीं होता है कि आप खाएंगे तो पूरा चर्बी निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपका पेट जब भरा रहता है तो आप खाना आधा खाएंगे या कम खाएंगे, तो उसके वजह से आपका धीरे धीरे वेट लॉस होता है। किसी को भी जो वजन घटाने का तुरंत नहीं घटाना है, वो धीरे धीरे घटाना है, ताकि आपका ये मास जो होता है ना बॉडी में, वो कम नहीं होगा और धीरे धीरे चर्बी कम होती है। तो ये है, ये फसल है। आगे वाला सर, इसमें 2 प्रकार के बीज होते हैं, एक सफेद वाला और एक काला वाला। यूजुअली दोनों चलता है मार्केट में, ज़्यादा आपको काला देखने को मिलेगा, उसमें कई मिक्स आता है। सफेद वाला मिक्स देखने को मिलता है, वो मिक्सचर है। आगे जाइए। तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसमें क्या क्या है जो इतना सुपर फूड बोलते हैं इसको? सबसे इंपॉर्टेंट है ये फाइबर, जो मतलब पानी में डालने के बाद ये जेली जैसा बन जाता है। जैसे आप सब्जियां डालते हैं ना शरबत में, तो वैसे ही हो जाता है। ये भी पानी में डालने के बाद पूरा फूल जाता है, पूरा इसमें फाइबर होने की वजह से ये मतलब पूरा पेट भरा रहता है। इसके अलावा आगे वाला जाइए सर। इसके अलावा इसमें प्रोटीन अच्छा होता है, ठीक है? प्रोटीन इसमें 16 से 25% तक प्रोटीन होता है। फाइबर 30 से 35% तक फाइबर होता है। सबसे ज़्यादा फाइबर इसमें इस सीड में मिलता है। कोई भी आप फसल या कोई भी फ्रूट खाएंगे या कोई भी सब्जी खाएंगे तो सबसे ज़्यादा फाइबर हमारे मतलब पेट को सबसे ज़्यादा फाइबर चाहिए। हर एक दिन में एक आदमी को 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए। आप बाजरी खाओ या ज्वारी खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ, कुछ भी खाओ, सब मिला के 35 ग्राम चाहिए। और अलग अलग खाने में अलग अलग प्रमाण के फाइबर होता है। लेकिन आजकल क्या है, लाइफस्टाइल, मतलब अब बड़े बड़े अमीर लोग क्या है ना, क्या खाते हैं, जैसे अंडे खाते हैं, चिकन खाते होंगे, फिश खाते होंगे, न्यूट्रिशन लेने के लिए, ज़्यादा पोषक लेने के लिए ये सब खाते हैं। क्योंकि अंडे में होगा या चिकन में होगा तो प्रोटीन ज़्यादा होता है ना। प्रोटीन के चक्कर में फाइबर खत्म, फाइबर मिलते नहीं है। थोड़ा बहुत सब्जी खाते होंगे, थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाते होंगे लेकिन उससे 30-35 ग्राम नहीं मिलता है। तो उसको पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, जिम करने जाते हैं, तो एक्सरसाइज करने जाते हैं ये लोग। मॉर्निंग वर्कआउट के टाइम पे, एक्सरसाइज करने के टाइम पे इसको पानी में मिला के पीते हैं, तो उससे फाइबर भी मिलता है और वो लोग अपना फिटनेस को मेंटेन करने के लिए तो उनका खाना भी कम हो जाता है। तो उसके चलते ये हो गए। और जैसे इसका जो जहाँ से मेक्सिको से स्टार्ट हुआ था,
तो इसका नाम देखेंगे ना, इसका बोटानिकल नाम है, शास्त्रीय नाम है सैल्विया हिस्पैनिका। सैल्विया हिस्पैनिका शास्त्रीय नाम, बोटानिकल नाम बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो सैल्विया मतलब क्या है, उसका नाम ऐसे रखा है बचाने के लिए, सेव करने के लिए, बचाने के लिए, या बीमारी कम करने के लिए, क्योर करने के लिए। तो उसका नाम ही ऐसा रखा गया। हिस्पैनिका मतलब प्लांट टू क्योर। और दूसरा चिया का मतलब होता है ऑयली, ये मेक्सिकन वर्ड है। चिया का मतलब होता है ऑयली। इसमें 25 से 30% ऑयल होता है, जैसे आपका सनफ्लावर में होता है, ठीक है, तो वैसे ही इसमें ऑयल होता है। और ऑयल ओमेगा 3 से भरपूर है। जैसे सीड में देखेंगे ना 17 से 18% ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 आपको सिर्फ फिश में मिलता है, या आपको लिनसीड में मिलता है, और थोड़ा बहुत सोयाबीन में मिलता है। उसके अलावा आपको इतना ज़्यादा प्रमाण में किसने में नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 अगर कोई प्लांट सोर्स में, अगर प्लांट्स में है तो वो चिया है। उसके बाद आता है आपका लिनसीड। तो सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 है। जैसे इसमें जो म्यूसिलेज है, जैसे पानी में डालने के बाद वो उबलता है ना, तो वो 5 से 10% होता है। उसके वजह से इसको बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं एज ए थिकनर। जैसे आपको फलूदा खाए ना, फलूदा में सब्जा का सीड रहता है। सब्जा का सीड क्यों डालते हैं? क्योंकि वो पानी में मिक्स करने के बाद जेली जैसा बन जाता है, जेली बन जाता है। तो उसकी वजह से वो खाने में अच्छा लगता है ना, तो वो एज ए थिकनर एंड एमल्सिफायर यूज़ करते हैं। और कॉस्मेटिक्स में उसका फाइबर निकालते हैं, जो पानी में भिगो के उसका फाइबर निकालते हैं, और उसका तेल भी मसाज में यूज़ करते हैं। मसाज में इसलिए यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। मतलब फैट्स जो होता है ना ऑयल में, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से उसको मसाज में यूज़ करते हैं ऑयल को। सर नेक्स्ट वाला, ये देखिए, सीड को पानी में डालने के बाद पूरा उबल जाता है, पूरा अब्जर्व होने के बाद वो एक जेल जैसा बन जाता है, उसको पीते हैं। जैसे मैं भी रोज खाता हूँ, मैं 12 किलो कम किया हूँ 1 साल में, हर महीने 1 किलो। मेरा फोटो देखेंगे ना, मेरा फोटो डालना चाहिए था इधर, ठीक है। मैं 75 kg था, अभी मैं 61 हूँ। 1 साल में कम किया है मैंने। 75 किलो था मैं, 75, अभी मैं 61 हूँ। ज्यादा 14 किलो नहीं, इस सिर्फ खाने से कम नहीं होता है, ये यही गलत है, ठीक है। मैं मिलेट्स खाता हूँ, जैसे आपका फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, बर्नर्ड मिलेट। डेली एक टाइम रागी खाता हूँ, रात में नाचनी। हमारा मेन का, मैं बेंगलोर से हूँ, ठीक है, मेरा मेन खाना नाचनी है। लेकिन हम इधर आने के बाद क्या है, नाचनी मिलता नहीं है, और हम खाते कुछ अलग है, ठीक है। तो रात में तो अभी भी नाचनी खाते हैं, नाचनी का बाल बना के सांभर के साथ खाते हैं। और एक टाइम में मिलेट खाता हूँ। और सुबह सुबह मेरा ब्रेकफास्ट यही है, सारे ड्राई फ्रूट्स, 4-5 ड्राई फ्रूट्स डालता हूँ, 1 केला उसमें डालेंगे, और 2 चम्मच चिया का बीज, सबको मिक्सर में ग्राइंड कर देना है। मस्त रहता है, एकदम टेस्टी रहता है, कोई ट्राई करो। 3-4 बादाम, 4-5 काजू, और 1 चम्मच चिया का बीज रात में भिगो के रखना है। इवन आप मूंगफली का जो दाना है ना, शेंग दाना भी आप भिगो के रख के 1 केला डाल दो उसमें। और आपको जितना बाजरा, रोटी, चावल जो भी खाते हैं ना, इतना आपको एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाता है। इतना कटोरी मिलता है, बस बहुत है। आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगा, गारंटी है। और सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, क्योंकि सारे आपका फैटी एसिड्स मिलेंगे, जितना प्रोटीन चाहिए 7-8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ठीक है, तो मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो सारे इसमें मिल जाता है, 7-8 ग्राम, मतलब 1 अंडे का प्रोटीन पूरा इसमें मिलता है। तो मैं ऐसे करते करते 1 साल में लगभग 14 किलो कम किया। अभी 58 हो गया था, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, फिर इसलिए थोड़ा बढ़ाना पड़ा। नहीं तो फिर लोग पूछने लगते हैं ना, आपका तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब नहीं हुआ था मेरा, ज़्यादा वजन कम हो गया चक्कर, ये डाइट करने के चक्कर में। तो जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो लोगों को प्रूव करना है ना कि इसमें सही में काम करता है कि नहीं करता है। लेकिन सिर्फ अकेला खाने से नहीं होता, उसमें आपको बाकी फूड्स भी चेंज करना पड़ता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने बताया, उसको ड्राई फ्रूट्स के साथ केला या कोई भी अनार डाल दिया, और या ऐसे करके स्मूथी बना के इवन बच्चों को भी दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3।
ये जो ओमेगा 3 होता है ना सिर्फ फिश में मिलता है, ठीक है। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, और फिश तो डेली खाते नहीं, सिर्फ बंगाली और केरला लोग छोड़ के कौन खाता है फिश डेली। तो ओमेगा 3 ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम सोयाबीन का तेल खाते हैं तो मिलता है ओमेगा 3, लेकिन हम क्या करते हैं उसको ज़्यादा हीट करते हैं ना, वड़ा पाव में तलने में यूज़ करते हैं, तो ओमेगा 3 खत्म। तो मिलता कहाँ है? आप ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल को प्रमोट करते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल 600-700 रुपये किलो है। कौन ला के खाएगा? हम गरीब लोग हैं ना, कहाँ खाएंगे इतना 600 रुपये 700 रुपये दे के 1 लीटर तेल ला के कहाँ खाएंगे? कोई भी ओमेगा 3 को अगर गर्म करेंगे तो खत्म हो जाता है। सोयाबीन में भी रहता है, लेकिन क्या फ़ायदा है, जब गर्म करेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। और किसमें नहीं, उसमें ओमेगा 6 मिलता है, ओमेगा 3 नहीं मिलता है। ओमेगा 6 ओमेगा 3 दो होते हैं, तो ओमेगा 6 मिलता है, ओमेगा 3 नहीं मिलता। ओमेगा 3 सिर्फ सोयाबीन में मिलता है, वेजिटेबल में, नहीं तो चिया या लिनसीड, इसी सिर्फ इसमें मिलता है। हम फिश तो डेली खाते नहीं, और कभी कभी खाते हैं, तो ओमेगा 3 कम पड़ता है। तो उसको लेने के लिए तो हमको ये बेस्ट ऑप्शन है, ग्राइंड करके लेना है, मतलब पीस के जैसे मैंने बताया वैसे खाना है, ताकि उससे ओमेगा 3 मिल जाता है बॉडी को। तो उससे हमारा ब्रेन फंक्शन, स्पेशली बच्चों के लिए वो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट, जैसे इसमें न्यूट्रिशन का पूरा दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चिया इसलिए यूज होता है, मैं सिंपल बताता हूँ। एक ओमेगा 3 के लिए यूज होते हैं लोग जो खाते हैं, जो भी लोग खाते हैं, और दूसरा इसका फाइबर, क्योंकि पेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर है। हम लोग समझते नहीं, लेकिन यूज करते हैं फाइबर के लिए। नेक्स्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लैक कलर का सीड होता है, ठीक है, एक व्हाइट कलर की होती है। फूड इंडस्ट्री में जहाँ इंडस्ट्री में जो सीड यूज होता है वो व्हाइट कलर की यूज होती है, क्योंकि आप ग्राइंड करेंगे या किसी के साथ मिक्स करेंगे ना, व्हाइट कलर मतलब हार्ड नहीं दिखता, अच्छे से दिखता है, मतलब उसमें फूड में मिल जाता है तो उसका कलर नहीं आता है। लेकिन आप ब्लैक कलर यूज करेंगे, काला काला दिखता है, तो लोग हो सकता है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा आपको यही मिलेगा, व्हाइट मिलता है, और ब्लैक वाला लोग पानी में भिगो के खाने में यूज करते हैं। तो मार्केट में आप अगर कोई चिया सीड देखेंगे ना, आपको ब्लैक कलर के सीड के साथ ये सफ़ेद वाला सीड मिक्स मिलता है। क्यों मिलता है? सफ़ेद वाले सीड में दो प्रकार की फूल होती है, एक सफ़ेद होती है, एक नीला भी होती है। अगर नीला में भी वो व्हाइट कलर की सीड निकलती है, लेकिन जो ब्लैक कलर की सीड है उसमें सिर्फ नीला नीला फ्लावर होती है। लेकिन जब मिक्स हो जाता है वो पता नहीं चलता है, जब खेत में लगाते हैं तो थ्रेशिंग करने के टाइम में वो सारे मिक्स होके आ जाता है। जैसे ये इसका साइकिल है, क्रॉप साइकिल, जैसे सोइंग से लेके कटाव तक कितना समय लगता है। जैसे ये एक शारडे प्लांट है। शारडे प्लांट मतलब इसका फूल आता है जब दिन और रात का जो डिफरेंस होता है ना, जैसे 12-12 घंटे 24 घंटे होता है, जब इसका रात का जो ड्यूरेशन 12 घंटे से कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। दिन का प्रमाण कम होना चाहिए, मतलब 12 घंटे से कम होगा, और रात का प्रमाण 12 घंटे से ज़्यादा होता है। ये कब से स्टार्ट होता है? सितंबर 22 तारीख। 22 तारीख को आपका इक्वल है, दिन रात 12-12 घंटे रहते हैं, उसके बाद धीरे 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 घटना शुरू होता है। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इसका लाइफ मतलब पूरा 110 से लेके 100 दिन से लेके 130 दिन 40 दिन तक चलता है। वो डिपेंड करता है कि आप इसका बुआई कब किया। अगर इसका बुआई आपने जुलाई या अगस्त में किया तो बहुत लंबा देर तक चलेगा, क्योंकि इसका फूल आती है सितंबर 22 तारीख के बाद ही। आप कभी भी सोइंग करो, जून में सोइंग करो, मई में सोइंग करो, या जुलाई में सोइंग करो, अगस्त में करो, उसका फूल आना शुरू होता है सितंबर 22 तारीख के बाद ही। जैसे आपका क्राइसैंथेमम है ना, सेवंती फूल आता है, तो उसके जैसा है। आगे जाइए। तो ये फसल किसी भी सॉइल में कर सकते हो आप, कोई भी टाइप की मिट्टी हो इसका हो जाती है। और इसका अगर मिट्टी थोड़ा सा हल्की है, जैसे रेत जैसा मिट्टी है या पथरीली जमीन है, तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसको थोड़ा लाइट सॉइल चाहिए, मतलब पथरीली या रेती जैसा मिट्टी चाहिए। जैसे इधर जैसे मुरुम सॉइल होगा तो और भी अच्छा है। ज़्यादा ब्लैक सॉइल में क्या हो जाता है, अगर सीड नीचे गिर गया, बीज अगर बुआई के टाइम पे नीचे चला गया तो उगता नहीं है, वो ऊपर नहीं आएगा। अगर बारिश हो गई तो पूरा जम जाता है, तो ऊपर नहीं आता। तो इसलिए ऊपर ही उसका बुआई करना पड़ता है। और इसको अगर ज़्यादा मिट्टी में
साल्ट की मात्रा, जैसे लवण की मात्रा ज़्यादा है तो नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसिटिव क्रॉप है। ज़्यादा साल्ट होता है तो इसमें नहीं आता है। इसको भले एसिड होगा तो एसिडिक सॉइल्स में आता है, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉइल्स है, तो उसमें कोई अल्कलाइन सॉइल्स या साल्टी सॉइल्स में नहीं हो सकता। और ये लाइट सॉइल में होता है और इसको पानी का भी जरूरत पड़ती है। सर आगे वाला जाइए। इसका क्लाइमेट बहुत स्पेसिफिक है। जैसे कि मैंने बताया ना, ये शारडे प्लांट है, इसका दिन कम होना चाहिए और रात की टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए हमने पूरा इसका टेस्टिंग किया। जब इसका सोइंग कभी भी करेंगे, ये सिर्फ बढ़ता रहेगा जब तक इसका दिन प्रमाण कम नहीं हो जाता है। तो इसका सही टाइम है बुआई करने का सितंबर, अगस्त या अक्टूबर शुरुआत में। अगर उससे पहले करेंगे, अननेसेसरली आपको पानी या ज़्यादा टाइम खेत अननेसेसरली ऑक्यूपाई हो जाता है, उससे आपका भी दूसरा क्रॉप लेने का, फसल लेने का चांस कम हो जाता है। और ज़्यादा लेट करेंगे तो फूल जल्दी आ जाती है, फसल बढ़ती नहीं है और इसमें यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि इस फसल में फूल आती है, हर जो ब्रांच आता है ना पौधे का, तो उसके एंडिंग में आता है। जितना ब्रांच होगा, मतलब जितना ब्रांचिंग होता है, उसका ब्रांचेस बढ़ता है, तो उतना इसमें नंबर ऑफ फूल ज़्यादा आता है, फूल की संख्या ज़्यादा आएगा। फूल की संख्या जब ज़्यादा आता है तो उसका यील्ड भी बढ़ता है, तो उसके हिसाब से आपको उसका स्पेसिंग भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने सितंबर में सोइंग किया तो इसका डे लेंथ तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तो पौधे बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको लंबा स्पेसिंग देना पड़ता है। मतलब दोनों रो के बीच में, मतलब लाइन के बीच में थोड़ा अंतर ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर आपने इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी सोइंग कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, आपको पौधे बढ़ेगा नहीं, जल्दी फूल आ जाता है। जब जल्दी फूल आ जाएगा तो आपको पौधे जब बढ़ेगी नहीं तो यील्ड कम होती है। उसको करने के लिए क्या करना है, आपको स्पेसिंग कम रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रहेंगे खेत में और ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। जैसे इसके लिए क्या करना है, इस बार आप क्लाइमेट देख रहे हैं ना, ज़्यादातर बारिश कम है लेकिन क्लाउड ज़्यादा है, तो ये सबसे बेस्ट क्लाइमेट है उसके लिए। अगर पानी कम भी हो जाता है ना इस क्लाइमेट में, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ऐसा क्लाइमेट मिल गए ना तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत अच्छे यील्ड भी आता है। तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है, देखिए इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 31 डिग्री, जो इस टाइम पे मिलता है या सर्दी में मिलता है, ठीक है। और इसका दिन और रात का डिफरेंस, मतलब दिन का जो टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर के बीच का अंतर, ये 8 से 10 डिग्री डिफरेंस होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है तो फिर ये फसल अच्छा ये नहीं करती है। जैसे आप लेट सर्दी में जाएंगे, दिन का और रात का बहुत फर्क होता है। जैसे आप दिसंबर या नवंबर के बाद देखेंगे, दिन का टेम्परेचर होता है 28 या 30, 31 डिग्री, लेकिन रात का टेम्परेचर होता है कितना, 10, 8, 10। उस टाइम पे कितना हो गया डिफरेंस, बहुत ज़्यादा हो गए। तो इस टाइम पे क्रॉप ज़्यादा क्या करता है, ग्रो नहीं करता है, फूल आता है, जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आप जून जुलाई में सोइंग करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, डिफरेंस भी ज़्यादा लंबा होती है, क्योंकि दिन में क्या होता है 35, 36, 37 तक होता है और रात में 12, 13, 14। अगस्त और सितंबर या अक्टूबर महीना ऐसा है, तो 3 महीने में आपको ऐसा टेम्परेचर मिलता है। मतलब रात और दिन का जो डिफरेंस है 8 से 10 डिग्री होता है। ये सबसे अच्छा मतलब ये है। अगर आपके पास इनके पास केवीके के पास होगा, जो वेदर का, जो इधर मौसम का डिफरेंस पता चल जाएगा तो किस टाइम पे सोइंग करना है। हमारा बारामती कंडीशन में ये सबसे बेस्ट है। आपके कंपैरिजन में हमारा बारामती में बारिश कम होती है, हमारा 500, 550 mm बारिश है, यहाँ तो 700, 750 mm बारिश होती है, फिर भी अच्छा है। हमारे इसमें बारिश का देखिए 250 से मतलब 250 से 350 mm, मतलब इतना बारिश अगर होता है, आपको एक भी बूंद पानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए कब सोइंग करना है, बुआई कब करना है, तो आपको अगस्त में करना होगा, या अगस्त में या सितंबर में, क्योंकि आपका रिटर्न मानसून मिलता है ना, जो सितंबर का बारिश या अक्टूबर का बारिश मिलता है, तो वो बारिश में आपको अगर 50-60 दिन निकल गया तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वही अगर आप दीपावली के बाद सोइंग करेंगे, अक्टूबर के बाद सोइंग करेंगे, तो आपको पानी देना पड़ेगा। नेक्स्ट में जाइए। तो उसके लिए खेत कैसे तैयार करना है, इसके लिए कोई स्पेशली आपको खेत तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप गेहूं बोआई करते हैं, चना बोआई करते हैं, वैसे फ्लैट बेड में सीड ड्रिल में डाल के
सीड को बुआई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी के पास पानी है जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, वो लोग इवन बंड को रेज करके जैसे गन्ना लगाते हैं ना, तो ऊपर ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ड्रिप से भी पानी चालू कर सकते हैं। यूजुअली क्या करते हैं लोग, सीड बहुत बारीक होता है, ये जैसे तिल का जैसे सीड दिखता है ना, तो वैसे इतना छोटा होता है। लोग यूजुअली ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको 1 kg अगर बीज लगता है 1 एकड़ में, यूजुअली उतना लगता है, 1 kg लगता है, तो 1 kg में 9 kg रेत मिलाना है, मिट्टी या रेत कोई भी हो, मिला के पूरा इसको छिड़काव करना है खेत में। नहीं तो सीड ड्रिल में कर सकते हैं, तो सीड ड्रिल में भी कर सकते हैं। बस उसको मिट्टी मिला के भर देना है और ऊपर ऊपर ही सोइंग करना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है। ज़्यादा नीचे करेंगे ना तो फिर आपको इस साल नहीं निकलेगा, वो अगले साल निकलेगा। क्योंकि हमारे खेत में एक्सपेरिमेंट होता है ना फील्ड में, वो गिरा रहता है। हम डीप लो भी चलाते हैं समर में, तो वो इस साल फिर बाद में निकलते हैं। वो 1 साल के बाद नीचे वाला ऊपर आ जाता है, तो अभी सीड वापस निकलते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए थोड़ा 1 इंच के ऊपर ही उसको बुआई करनी है। और अगर इसमें दूसरे तरीका भी किसान अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। कोई किसान में ऐसे देखा था, उन्होंने बॉटल में सीड भर दिए और उसमें सामने एक छेद कर दिया और लाइन में ऐसे पुश पुश करते 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 लेके गया, तो वो लाइन में गिरता है ना, तो उसको मिट्टी कवर करने की जरूरत भी नहीं। आप ड्रिप से पानी चला रहे हो या वैसे भी वो थोड़ा सा भी मिट्टी ऊपर गिर गया तो वो जर्मिनेशन हो जाता है। क्योंकि इसमें एक खासियत है ना, जैसे पानी में इसमें आते ही वो जल जैसा बन जाता है, वो पूरा जितना उसको जर्मिनेशन के लिए पानी चाहिए उतना पकड़ लेता है वो वही उसका खासियत है, तो वो उग जाता है। लेकिन सीड कितना चाहिए, जैसे कि अगर आप लाइन में सोइंग करते हो, मतलब ट्रैक्टर के साथ लाइन में सोइंग करते हो, तो 2.5 किलो सीड बहुत होता है। अगर आपको छिड़काव करनी है खेत पे तो थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि छिड़काव के बाद हम क्या करते हैं, या ट्रैक्टर चलाते हैं, नहीं तो कोई भी पौधे को ऊपर से खींच लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आधा किलो ज़्यादा ले लेना है। और दूसरा जो है उसका अंतर कितना रखना है लाइन टू लाइन, तब नेक्स्ट वाले ले लीजिए। तो लाइन टू लाइन अंतर कितना लेना है, तो उसमें जैसे मैंने बताया ना, अगर आपने सीजन में शुरुआत में करेंगे, जैसे अगस्त में करेंगे या सितंबर में करेंगे, आपको 60 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अक्टूबर के बाद करेंगे तो आप उसको 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर में भी, मतलब आप जब कल्टीवेटर चलाते हैं ना, तो एक लाइन छोड़ के एक लाइन, उसमें जब सीड ड्रिल में क्या होता है, सीड ड्रिल में हर एक लाइन में गिरता है, लेकिन उसको एक लाइन बंद करना होता है और एक लाइन छोड़ के एक लाइन में बुआई करनी है। और इसका सोइंग टाइम मैंने पहले बताया कि इसका 2 टाइम है। आप इवन बरसात के टाइम में भी सोइंग कर सकते हो। ये अच्छा, ज़्यादा बरसात होगा तो सह लेता है, क्योंकि इसके खासियत तो ये, लेकिन फूल नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, अगर कोई भी आपका बरसात का क्रॉप फेल हो गया, ज़्यादा बारिश होकर खराब हो गई, आपका रबी का क्रॉप या मतलब सर्दी वाला क्रॉप आपको सोइंग करने में बहुत टाइम बचा हुआ है, तो क्या करना है, उस टाइम पे ये वाला ले सकते हैं। या आपके ऑलरेडी बागवानी का क्रॉप है, कोई भी फसल होगा, तो उसके बीच में भी लगाना है, तो उसके बीच में भी लगा सकते हो। ऐसा कोई ये जरूरी नहीं कि आपको चना छोड़ दो या मक्का, मतलब गेहूँ छोड़ दो, बाजे जौहरी छोड़ दो, इसी का बुआई करो। कोई भी आपका हार्टिकल्चर क्रॉप है, फल की फसल है, तो उसके बीच में भी आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट वाला, अगर आप लेट सोइंग करेंगे, जैसे दिसंबर हो गया है, सर्दी में जनवरी में सोइंग करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आता है। फूल आएगा, फूल आना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर पत्ते आना भी शुरू हो जाता है। जैसे इधर देखेंगे ना आप, ये फूल आया है, वो पक भी गया, लेकिन उसके बाद भी पत्ते आना शुरू हो गए। आपको सिर्फ 80 से 100 केजी निकलेगा 1 एकड़ में, कुछ भी नहीं निकलेगा। आपने जितना लागवड लगाया वो भी चला जाएगा उसमें। इसलिए ज़्यादा लेट नहीं करना है, नवंबर के बाद सोइंग नहीं करना है। इसमें नवंबर तक ठीक है, नवंबर के बाद सोइंग नहीं करना है। नेक्स्ट, आगे में आगे। जैसे इसका अंतर मैंने बताया, अगर शुरू में लगाएं तो 60 से लेके, मतलब 2 फीट से लेके 3 फीट तक लगाना है। और अगर लेट लगाते हैं तो 50 सेंटीमीटर लाइन, तो मतलब एक दोनों लाइन के बीच में रख सकते हैं। आगे जाइए। तो पानी कितना लगता है, जैसे कि अगर आप पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जैसे कि आप सर्दी में करते हैं तो पानी लगता है इसमें। लेकिन ये खासियत है, ये
बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे 90 दिन से लेके 100 दिन के अंदर अंदर ही फसल खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको इसमें अगर आपकी खाली मिट्टी है तो 2 से 3 पानी लगेंगे, अगर थोड़ा मुरुम टाइप के सॉइल है तो 4 से 5 पानी लगेंगे। अगर कम दिया तो भी चलेगा, अगर ज़्यादा यहाँ पे फॉग गिरता है थोड़ा सा, फॉग को क्या बोलते हैं सर, हाँ, अगर वो गिरता है तो थोड़ा पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर ऐसा क्लाउडी रहता है ना तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर 15 दिन 20 दिन भी पानी नहीं देते ना तो दिक्कत नहीं होता। अगर धूप ज़्यादा है तो आपको 4-5 पानी आपको मुरुम सॉइल में देना पड़ेगा। लगभग कितना 300 से 350 mm, जितना आपका मतलब सितंबर अक्टूबर में यूजुअली इतना बारिश हो जाता है तो उतना पानी आप उसमें लगता है। आप इसको ड्रिप इरिगेशन में दे दो, स्प्रिंकलर इरिगेशन में दे दो, या रेन पाइप आता है ना, रेन पाइप में दे दो, या इवन ओवरहेड स्प्रिंकलर बड़े वाले स्प्रिंकलर में भी दे सकते हैं। आगे जाइए। जैसे हमने ये ड्रिप इरिगेशन पे किया था तो ड्रिप इरिगेशन डाल के भी आप पानी दे सकते हो। आगे जाइए। इसका खाद वगैरह यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई भी खाद की रिकमेंडेशन करते हैं ना तो उसके साथ जैविक खाद भी डालने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना आपको केवीके वाले कोई भी पैकेज आप प्रैक्टिस देते हैं 10 टन 15 टन गोबर डालो, क्यों बोलते हैं? लेकिन डालते हैं क्या? ज्वारी में डालते हैं? क्योंकि इसलिए डालते हैं, इसलिए डालना चाहिए क्योंकि वो आपका सॉइल को हेल्थ इंप्रूव करता है। ठीक है ना, हम सिर्फ यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे, अमोनियम फॉस्फेट डालेंगे, एमओपी डालेंगे, वो क्या है, आप जैसे चाय पी रहे हो शक्कर मिल गया वैसे ही है। लेकिन आपका पेट भरा हुआ होने के लिए क्या करना है, जैसे मैं चिया बताया, आप ज्वारी खाते हो, बाजरा खाते हो, तो वैसे ही खेत के लिए गोबर डालना जरूरी है। ठीक है, आपका जब खेत अच्छा नहीं है तो फसल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए यूजुअली आपका जितना डाल सकते हो गोबर डालना जरूरी है। हम तो बताते हैं 15 टन डालो, ठीक है, लेकिन आपका जितना डाल सकते हैं वो डालना जरूरी है। उसके अलावा 90 किलो नाइट्रोजन देना है, 60 किलो फास्फोरस देना है और 75 किलो पोटैश भी देना है। आगे बढ़िए। जैसे देखिए ये फसल आपको इसमें फर्टिलाइजर डालना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं कुछ भी जरूरत नहीं है, ये 0 बजट की फसल है, ऐसा वैसा है, ऐसे हो। फर्स्ट फसल अच्छा आएगा आपके खेत में, कोई भी फसल लेंगे ना जो कुछ भी नहीं डालेंगे तो आ जाता है। जब अगला फसल अगले साल लेने जाएंगे ना तो ऐसे ही दिखेगा। इस साइड देखेंगे ना, अगर आपने कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला वो इतने से ऊपर बढ़ेगा नहीं, उतने में फूल आ जाता है और उसको काटना मतलब आपका सोइंग का भी कुछ नहीं निकलता। लेकिन ये 30 दिन का फोटो है, अगर आपने अच्छे से फर्टिलाइजर दिया 2-3 साल भी फसल लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता है। आगे बढ़िए। इसमें मैंने दिया है कि आपको डीएपी, एसएसपी, एमओपी या डीएपी, यूरिया, एमओपी अलग अलग फार्म में अगर आपको डालना है तो नाइट्रोजन कितना देना है, मतलब फर्टिलाइजर के फार्म में दिया है कि कितना कितना 1 हेक्टेयर में डालना होता है, मतलब 2.5 एकड़ में डालना होता है। और इसमें बीज बहुत बारीक होता है ना, जैसे हम डालते हैं तो बहुत सारे बीज एक साथ उग जाता है, बहुत नज़दीक नज़दीक उगता है, तो इसको निकालना जरूरी है। जैसे मैंने बताया इसमें हर एक ब्रांच में फूल आता है, हर एक ब्रांच में जब फूल आता है तो इसका अंतर भी ज़्यादा देना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, एकदम पतला सा एक ही स्टेम आता है और उसमें एक ही फूल आता है, तो इसलिए उसको सही प्रमाण में थिनिंग करना होता है, निकालना होता है। तो निकालने से क्या होगा कि इसका ब्रांचिंग बढ़ेगा तो उसका फ्लावर नंबर ऑफ फ्लावर्स भी बढ़ता है और यील्ड भी अच्छा आता है। इसको सबसे पहले थिनिंग कब करना है, थिनिंग मतलब ज़्यादा जो पौधे हैं उसको निकालना पड़ता है। सबसे पहले थिनिंग करना है पहला 15 दिन के पास, 15 दिन के बाद फिर अगला थिनिंग करना है 3रे दिन पर, क्योंकि चलते चलते या उसका खरपतवार निकालने के टाइम में भी थिनिंग हो सकता है। 2 पौधों में कितना अंतर होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर से लेके 15, 20, 30 सेंटीमीटर तक भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने बुआई कब किया है। जैसे मान लो जुलाई में बुआई कर ली, हमारा सॉइल लाइट सॉइल है, जैसे मुरुम सॉइल है, मुरुम सॉइल में ज़्यादा बारिश होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पानी सारे बह जाता है। लेकिन उस टाइम पे आप इवन 1 फुट भी रखेंगे ना तो एक पौधा इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, इतना हाइट हो जाता है। तो जितना हाइट और बड़ा होता है ना तो उतना नंबर ऑफ फूल ज़्यादा आता है, जितना फूल की संख्या बढ़ जाती है और एक एक फूल की लंबाई इतने लंबी आती है तो अपने आप वो क्या हो जाता है, पैदावार बढ़ जाती है। जब आपका अंतर कम रखेंगे उसको ब्रांच आने में जगह नहीं मिलती है ना, वो क्या करेगा, लंबा बढ़ता है तो एक ही फूल आता है ऊपर,
ठीक है। तो वो जब वो एक ही फूल आता है तो उसका लगभग ये पैदावार कम हो जाता है। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि आपने बुआई कब कर रहा है। अगर मान लीजिए आपका खेत वैसे बहुत वेस्ट खेत है, वो बहुत ही पत्थर पड़ा है, आप कभी बारामती आएंगे तो हमारे संस्थान में आइए, हमारा खेत दिखाते हैं। वो पूरा पहाड़ है, घाट एरिया है, उसको ब्लास्टिंग वास्टिंग करके खेत बनाया है। इतने इतने दगड़ निकलते हैं, हमको सोइंग करने में बड़ा दिक्कत होता है, हम ऐसे जमीन में एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप उसको ये वाला तो फिर भी ब्लैक साइल थोड़ा मिक्स दिखता है यहाँ पे हमको केवीके में, हमारा तो इतना इतना दगड़ है, हमको निकालना पड़ता है। हम मिट्टी की जगह दगड़ डालते हैं ऊपर कि बंद हो जाओ। तो ऐसे जमीन है, तो ऐसे जमीन में बहुत अच्छा फसल आता है। तो वो डिपेंड, मैंने बोला ना कि आप सोइंग कब कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अंतर रखना है। और आप एक बार, इस बार मैं सीड सर को सोनोन को सर को भेजता हूँ, इधर डेमोन्स्ट्रेशन लगवाएंगे चिया फसल की, ठीक है। आप देखिए फसल कैसा आता है, मैं पूरा इनको पैकेज बताऊंगा तो कैसा आता है। अभी टाइम है, एक हफ्ते में सीड भेज देंगे सर, एक डेमो प्लाट लगाइए आप, लोग देखेंगे ना तो समझ जाते हैं कि इसका कैसे होता है। अब मैं बता रहा हूँ, आधा लोगों को मुझे पता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आधा इंग्लिश मिक्स करके आधा हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन लगाएंगे तो एक दिन हम फिर वापस आएंगे। आप दिन फील्ड अरेंज करिए, वापस आएंगे, फिर उनको अच्छे से समझाएंगे उस टाइम पे। सर नेक्स्ट वाले में जाइए। ये नया फसल है, मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो सबसे पहले पूछता है इसका मार्केट कहाँ है, कितना मिलता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके पास है, उनकी नया फसल है, पूछना है ना मार्केट कहाँ बेचना है। और अगर रेट कम मिल गए तो किसान नाराज हो जाता है, तो क्या करें। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको किसी के साथ इंटरक्रॉपिंग करना है, किसी के बीच में लगाना है, या इसके बीच में कोई दूसरा फसल लगाओ। अगर किसान को इस फसल से कम भी इनकम मिलता है तो उसको किसी और फसल से प्रॉफिट हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, ये शुरू के 25 दिन 30 दिन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, इतना जल्दी ग्रोथ नहीं होता है। तो धीरे धीरे बढ़ने की वजह से हमने क्या किया, किसानों की जो पैसे मतलब ज़्यादा कमाने के लिए हमने इंटरक्रॉपिंग किया। उसमें ऐसे फसल चूज किए थे कि वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, 30 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे कौन सा फसल है जो 30 दिन में खत्म हो जाते हैं? बाजी फल है, आपके जितने भी मेथी है, धनिया है, आपके बाकी जो भी पालक वालक है, तो हमने सारे ट्राई किए। मेथी सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारे ट्राई किए ताकि क्या होगा, किसान को 30 दिन के अंदर हमारा चिया भी चलते रहना चाहिए, उसी पानी और उसी खाद में आपका नुकसान भी नहीं होना ना, पानी उसी पानी से होना चाहिए और उसी का जो खाद देते हैं उसी से काम चलना चाहिए। तो इसलिए हमने ये सारे बाजी फल ट्राई किए थे, मूली, पालक, धनिया, मेथी और आपका इवन ये कौन सा बोलो, अमरंथ, उसको क्या बोलते हैं, राजगीरा, ठीक है। नेक्स्ट सर। तो हमने 60-60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग दिए थे, हमने सोइंग किए थे अक्टूबर में, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी ताकि आप बीच में बाजी फल कर सकते हैं। जैसे 2 लाइन के बीच में एक ड्रिपर डाले थे यहाँ पे, ये दोनों लाइन में चिया रखेंगे और यहाँ पे बाजी फल रखेंगे, बीच में एक लाइन ड्रिप डालेंगे, तो जो भी पानी जाएगा दोनों को मिलेगा। और अलग अलग इसमें आप जैसे हमने आपके राजगीरा डाले थे, धनिया डाले थे, उसमें 4 टन 2 टन 5 टन आपके शेपू, ठीक है, पालक 5 टन आ जाता है। रेडिश में मतलब मूली में क्या है, थोड़ा वजन ज़्यादा होता है ना, थोड़ा लंबा टाइम लेता है लेकिन थोड़ा वजन ज़्यादा होता है, तो उसमें मूली का यील्ड भी अच्छा आ जाता है। और सबसे अच्छा मेथी है क्योंकि वो 25-30 दिन में निकल जाता है, तो उसके बाद चिया क्रॉप क्या है, आराम से वो बढ़ता रहेगा। सर अगले वाले, जैसे देखिए ऐसे करना है आपके, ये सारे चिया की फसल है, ठीक है, इधर दिखता है, ये सब चिया की फसल है। बीच बीच में हमने लगाए थे 2 लाइन, आप कोई भी बाजी फल लगाओ, ताकि क्या है, ये 30 दिन का फोटा है, तो जब भी जरूरत पड़ता है, अगर जल्दी आ गए तो साइल अच्छा है तो जल्दी आ जाएगा। मेथी तो सबसे पहले कट जाती है, वो सबसे बेस्ट है और ज़्यादा न्यूट्रिएंशन को भी नहीं मांगता है, उसको ज़्यादा दवाई मतलब खाद पानी का भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये धनिया और मेथी सबसे बेस्ट है। अगले जैसे ये वही है, नहीं तो खाली छोड़ेंगे ना 30 दिन में आपका चिया का फसल इतना ही रहता है, तो इतना जमीन वेस्ट है, इतना पानी वेस्ट है, इतना खाद जो भी डाले वो सब वेस्ट हो जाता है। तो उससे अच्छा कि बीच में हम कोई बाजी फल ले लेंगे,
जब बाजी फल को निकालेंगे ना तो मिट्टी लूज भी हो जाता है, तो उससे क्या होगा, आपका फसल को ज़्यादा हवा वगैरह अच्छा लगता है। नेक्स्ट। और इसमें लोग बोलते हैं कि इसका कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई कीड़ा भी नहीं लगता है। लेकिन जब कोई फसल ना शुरू शुरू में आता है ना, ड्रैगन फ्रूट को भी ऐसे बोलते थे, इसको कुछ नहीं लगता है, अभी ऊपर शेड लगाना पड़ रहा है, उसका कोई मतलब क्लेरोशियम राट आता है, बहुत सारी बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसमें भी वैसे शुरू शुरू में जब आया था तो कोई बीमारी, अभी भी नहीं लगता है बीमारी वैसे, लेकिन कीड़ लगता है। एक है BSC, बिहार एयर कैटरपिलर बोलते हैं हम, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं है, आएगा तो एक आधा पौधे पे आता है, अगर दिख गए तो निकाल दिया तो चला जाएगा। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है, ये जो इधर दिख रहा है वो एफिड्स है। क्या बोलते हैं सर एफिड्स को? हाँ, वो लगता है जब सर्दी, अगर ज़्यादा ठंड हो जाता है, जब ज़्यादा लेट सोइंग करेंगे तो उस टाइम पे ये फूल के अंदर ही छुपा रहता है, आपको दिखेगा नहीं, इसके अंदर ही छुपा रहता है, इधर सही से नहीं दिख रहा है, वो अंदर ही छुपा रहता है। लेकिन जब आप थ्रेशिंग करने जाएंगे ना, थ्रेशर में डालेंगे, कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ भूसा निकलता है, क्योंकि अंदर सीड ही नहीं रहता है उसका, क्योंकि वो सारे रस निकाल दिया, वो फ्लावरिंग आएगा लेकिन सीड सेटिंग नहीं होता है, वो सिर्फ खाली फूल रहता है, सब थ्रेशर में भूसा ही निकलता है। तो वो अगर दिख गया तो कोई एक आधा इमडा का या कॉन्फिडर का एक स्प्रे करना पड़ता है, एक छोटा सा स्प्रे से खत्म हो जाएगा, ज़्यादा वो नहीं है। आगे जाइए सर। और इसका कटाव, इसका सोइंग मतलब बुआई का टाइम कब है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कटाव कब आएगा। अगर आपने जुलाई में सोइंग किया, अगस्त में सोइंग किया, 130 दिन लगता है, क्योंकि उसका फूल आना शुरू होती है सितंबर में, तो वहीं पे 2 महीने लग गए उसको, और फूल आने के बाद 40 दिन, कभी भी फूल आए उसके बाद 40 दिन लगता है, क्योंकि फूल आने के बाद 40 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 90 दिन से लेके 120 दिन 130 दिन तक इसका वो है। आप जब लगाते हैं, जैसे अक्टूबर में लगाएंगे आने वाले महीने में, तो ये 100 दिन में ख़त्म हो जाता है, 100 दिन 110 दिन। अगर किसी का मिट्टी अच्छा है, हो सकता है 10 दिन ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा होता है। अगर किसी का मिट्टी थोड़ा खराब है तो थोड़ा जल्दी सूख जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मधुमक्खी बहुत आता है, इतना मधुमक्खी आता है कि एक छत रख दो, आप एक डब्बे ला के रख दो, वो जितना मधुमक्खी आता है ना उतना उसका फसल बढ़ती है, पूरा मधुमक्खी काम करता है। हमने ये भी कोशिश किया है कि नेट लगा दो ऊपर, फसल के ऊपर नेट लगाओ, नेट लगा के देखो कि भाई हनी भी नहीं आ रहा है, मधुमक्खी नहीं आ रहा है, तो इसमें यील्ड कितना आएगा, आपका 3 गुना कम हो जाता है। जैसे कि मान लो कि 100 kg आ रहा है, आपको उसमें सिर्फ 30 किलो ही माल निकलेगा अगर मधुमक्खी नहीं आए तो। आप नहीं देखेंगे मधुमक्खी नेचुरल में वो बड़े वाला होगा या छोटा मक्खी होगा, कोई तो आके अपना काम करके जाता है। लेकिन डब्बे रखने से ये भी एक फ़ायदा है, इसमें हनी भी मिल जाता है, शहद भी मिल जाता है, और हमारा फसल भी बढ़ जाती है। और इसमें एक फूल में 4 बीज होता है। आप कभी इधर डेमो लगाएंगे तो एक बार आइए, 5 तारीख को तो आपका प्रोग्राम होता ही है, कभी आएंगे तो उस दिन आप एक ये भी कर लीजिए। एक फूल में 4 बीज होता है। जब मधुमक्खी आता है ना, चारों का 4 बीज बन जाता है। अगर मधुमक्खी नहीं आया तो कभी कभी एक ही बीज बनता है, कभी कभी 2 बनता है, कभी 3 बनता है। उससे क्या होगा, आपको लगता है कि बहुत फूल आया है, फूल ही फूल आया है, इतना अच्छे से बड़ा फसल हुआ है, लेकिन निकला माल कम। ये सारे होता है कि बगल वाले का खेत अच्छा हो गया, किसी और गांव में खेत अच्छा हो गया, हमारा नहीं आ रहा है, ये सारे उसकी वजह होता है। नेक्स्ट, जब फसल थोड़ा सा पीला पीला पड़ के थोड़ा सूखना चालू हो जाता है ना, उसी टाइम काट देना है। अदरवाइज क्या होगा कि वो टूट के नीचे गिर जाता है बहुत सारे फूल, तो उससे आपका थोड़ा यील्ड लॉस हो जाता है। ये सही स्टेज है उसका हार्वेस्टिंग करने का। अगले इसमें जाइए। हम शुरू में जब शुरू किए थे, हम सोचे थे कि ये थ्रेशर से नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बारीक सीड है, वो जो ब्लोअर होता है ना, सब बाहर निकल के चला जाएगा। लेकिन पहला साल हम ऐसे ही किए, वो इतना सारा 1 एकड़ का खेत का पूरा माल हाथ से मार के निकाले तो हालत खराब हो गई। तो फिर अगले साल हमारे पास थ्रेशर था, जो हम सोयाबीन और मक्का या चना के लिए, गेहूं के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी में हमने चला के देखा, एकदम बढ़िया से निकलता है। कोई भूसा जो ब्लोअर होता है ना, बाहर जो भूसा जाता है, तो उसमें एक सीड भी नहीं निकलता है, सारे नीचे आता है। लेकिन नीचे जो मैश होता है, वो मैश को बदलना पड़ेगा, वो 1 mm का या 2 mm का मैश डालना है। लेकिन अदरवाइज इसमें क्या होगा, सोयाबीन के वो मोटे होते हैं, 5 mm या 6 mm का मैश होता है। हाँ, उससे भी छोटा आनियन के बीज में चल जाएगा, क्योंकि ये नीचे गिरता है,
हमने क्या किया, नीचे टारप्लिन डाल दी, टारप्लिन के ऊपर थ्रेशर खड़ा किए, जितने नीचे गिरने दो, बाद में क्या है क्लीन साफ कर लेंगे। तो दूसरा एक होता है कि आप उसको ऊपर ऊपर से काटना है, नीचे मिट्टी के साथ ऐसे निकालना नहीं। मिट्टी के साथ निकालेंगे क्या होता है, माल में पूरा मिट्टी रहता है, आपका नीलामी में क्या होगा कि मिट्टी होगा तो रेट कम हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको थोड़ा आधा फुट या 1 फुट छोड़ के ऊपर ऊपर ही काटना है, और जितना ऊपर काटेंगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि थ्रेशर में भूसा नहीं निकलता है, आपके बीज में कचरा नहीं आता है, साफ साफ आता है। तो इसलिए थोड़ा जितना आधा फसल मान लो, जब आप डीप फ्लो चलाएंगे तो मिक्स हो जाता है मिट्टी में, तो ऊपर ऊपर ही काट के उसको थ्रेशर में चलाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यील्ड कितना आता है, जैसे वो भी डिपेंड करता है कि आपने बुआई कब कर रहा है। आप जल्दी बुआई करेंगे, पौधा जब बड़ा होगा थोड़ा अच्छे से बढ़ेगा, उसमें फूल लंबे लंबे फूल आएंगे, और सर्दी के टाइम में आपको मधुमक्खी अच्छे मिलते हैं, बारिश के टाइम में अच्छे मधुमक्खी कम आते हैं, धूप में भी कम आते हैं। जब सबसे ज्यादा मधुमक्खी आती है जो दिन का, जो मतलब सर्दी के टाइम में जो धूप निकलता है, हल्का हल्का धूप रहता है ना, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे मधुमक्खी आते हैं, तो यील्ड भी बढ़ता है। अगर सबसे बेस्ट टाइम है उसको सितंबर अक्टूबर, अगस्त में लगा सकते हैं ऐसे नहीं, लेकिन अगस्त में आपका जो खरीफ वाला फसल होने के कारण मैं उसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। भले 50 केजी कम आ जाए, लेकिन हम खरीफ वाला फसल को चेंज नहीं कर सकते। तो बेस्ट टाइम है आपको अगस्त एंड में या सितंबर एंड में, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक भी लगा सकते हैं। उसमें लगभग 800 से 900 किलो हेक्टेयर में आ जाता है, मतलब 1 एकड़ में 3 से 4 कुंटल तक, 1 एकड़ में 3 से 4 कुंटल तक आ जाता है। और कम से कम मतलब 200 क्विंटल, मतलब 2 क्विंटल तो आएगा ही इस टाइम पे लगाएंगे। अगर आप वही आप दिसंबर नवंबर के बाद लगाएंगे तो 50 किलो 100 किलो निकलेगा, तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसमें क्या होता है, आधा तो ये क्या होता है अनफिल्ड सीड होता है, जिसमें सीड बना ही नहीं, वो ऊपर डालेंगे तो ऐसे ही तैरता रहता है, उसका कोई भाव नहीं मिलता है, आधा सीड वेस्ट निकलता है उसमें। सो सबसे बेस्ट यील्ड आता है आपको अगस्त या सितंबर में सोइंग करना है। नेक्स्ट वाले दूसरे एक इसमें ऑप्शन है, जैसे हम बीज तो खाते हैं, लेकिन कितने, एक आदमी एक दिन में 10 ग्राम या 15 ग्राम बीज खाने का रिकमेंडेशन है, लेकिन वो सारे बीज को क्या करना है, हम जो जितने भी तेल खाते हैं ना, सोया सनफ्लावर का, सोयाबीन का, या आप अरंडी का तेल, मतलब इसका ग्राउंडनट का, मूंगफली का तेल खाते हैं, तो उसमें ओमेगा 3 तो होता नहीं, लेकिन क्या करना है, इसमें 25 से 30% ऑयल होता है। हमने ट्राई किए थे ये छोटा वाला मशीन से, जो घर के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसमें आराम से तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसका केक जो आता है ना, उसका बचता है ना, तो वो उसमें चिक्की बनाओ घर में खाने के लिए। एक तो कंप्लीटली प्रोटीन होता है, क्योंकि जब तेल निकल जाता है उसमें बचेगा 2 ही चीज़, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन बनता है, और उसमें चिक्की बना के खाओ, बच्चों को खिला सकते हैं, मस्त रहता है, हम भी बना के खाएं। और दूसरे जो तेल को, हमारे जो खाने का तेल है उसमें 15 से 20% मिलाना है, मिला के आप जब तड़का लगाते हैं, ज़्यादा हीट नहीं करना है। आप वड़ा पाव तलने के लिए, पूड़ी तलने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा हीट करेंगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब तड़का लगाते हैं, कोई ऊपर से, जब दाल के लिए तड़का लगाते हैं, कोई सब्जी के लिए ऊपर से तड़का लगाते हैं, तो उसमें डाल सकते हैं, ताकि ओमेगा 3 उसमें खराब नहीं होगा, तो उसको ले सकते हैं। और ये आगे जाके अगर चिया का इंडस्ट्री बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो तेल निकलने के, उसको मिक्स करने के लिए। उसका खर्चा कितना आता है, मतलब उसका फायदा कितना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा दिखाया हूँ, ठीक है, मैंने इसका खर्चा मतलब कास्ट दिखाया हूँ 47,000, सबसे ज़्यादा है ये। इसमें हमने क्या क्या जोड़ते हैं, ज़मीन का बाड़ा जोड़ते हैं, आपने जो पानी चलाते हो ना, तो पानी का खर्चा भी जोड़ते हैं, आपने जो पैसा लगाया है उसका इंटरेस्ट भी जोड़ते हैं, तब जाके 47,000 बना है। लेकिन इतना नहीं होता है, आप हकीकत में प्लोइंग करने का खर्चा, उसमें एक आधा खरपतवार निकालने का खर्चा, और लास्ट में कटाव करने का खर्चा ही लगता है। इसमें मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार के आसपास इसमें खर्चा लगता है। हमारे जो खर्चा है पेपर पे दिखाने के लिए होता है, क्योंकि हम जब रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को या किसी को, उसमें किसान ने अगर 20,000 रुपये खर्चा किया है, उसका इंटरेस्ट लगता है ना, वो इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ता है।
तो इसीलिए वो सब जोड़ के इतना होता है। और आपको 150 रुपए के हिसाब से भी अगर भाव मिलता है, ठीक है, कभी आपको 120 रुपए भी मिलेगा, 130 भी मिलेगा, 250 रुपए भी मिलता है। वो डिपेंड करता है कि कब आप मार्केट में माल बेच रहे हो। तो उसके हिसाब से 800 किलो के हिसाब से आपको 1,22,000 रुपये एक हेक्टेयर में निकलता है। तो उसमें खर्चा निकालने के बाद 75,000 रुपये बचता है, वो तीन महीने में या 100 दिन में। तो लगभग मतलब आप 1 रुपये उसको खर्चा करेंगे तो आपको 2.5 रुपये प्रॉफिट, उस मतलब आधा मतलब रिटर्न्स मिलता है। नेक्स्ट। तो इसका खरीदते कौन है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये नया फसल है, एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारे होलसेलर से खरीदते हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं है। कई जो किसान है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसको खरीदते हैं और बेच देते हैं। लेकिन अशूर्ड मार्केट ये है कि ये एक तो नीमच मंडी है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे डेली बिकता है। जैसे हमारा अनाज जैसे हमेशा कभी भी लेके जाओ, छुट्टी के दिन छोड़ के, तो कभी भी बेच सकते हैं। आज भी इसका रेट लगभग 15,000 से लेके 22,000 तक रुपए चल रहा है। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कचरा ज़्यादा है तो कम, और उसमें अच्छा माल है जो जिसमें मिलावट नहीं है, जो सारे ब्लैक कलर के सीड होंगे तो 22,000 रुपये क्विंटल तक चल रहा है। उसको छोड़ के पुणे में, मुंबई में बहुत सारे लोग प्राइवेट बायर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कभी खरीदते हैं कभी नहीं खरीदते हैं, और हम करने के बाद उसको बेचने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। उसको छोड़ के रिसेंटली वाशिम मार्केट में उसका फिर बाजार स्टार्ट हुआ है, सुना है, तो आपको नज़दीक भी पड़ता है वाशिम मार्केट। पहले आपको बाजार देख के आना है कि सही में मार्केट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्या रेट मिल रहा है, और मतलब खरीद के आएंगे तो मतलब लेके जाएंगे तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो एक बार आपको मार्केट देख के आने के बाद जितना आपको एरिया लगाना है वो डिसाइड करना है, क्योंकि हर साल में पूरा दिन चलता रहता है इसका नीलामी वगैरह। आप कभी मौका मिलता है तो आप नीमच में भी जाके आओ। नीमच में एक ऐसा मंडी है, वहाँ पे कोई भी जड़ के मतलब पौधे का पत्ते भी लेके जाओगे बिक जाता है। ऐसे मंडी है, सबको देखना चाहिए। भले आप घूमते घूमते उज्जैन जाओ, आगे चले जाओ, मंदसौर देख के आओ, लेकिन वहाँ जाके मंडी देखना जरूरी है। आप इधर से खर्च करके आते हैं ना, तो कभी इधर उधर ट्रेन पकड़ के चले जाओ, एक बार देख के आओ। भले आप लोगों में से 10-15 लोग भी गए ना, तो वहाँ क्या क्या बिकता है देख के आओ। बबूल के क्या है, फली, ठीक है, किसी नीम का पत्ते, नीम का गुठली, जामुन का गुठली 6,000 रुपये कुंटल, सूखा हुआ सड़ा हुआ नीचे गिरता है ना, जामुन की गुठली सब बिकती है। तो बहुत सारे प्रावधान होता है, एक बार मार्केट को देखना जरूरी है। वहाँ तो चिया बिकता ही है, क्योंकि वो मेनली औषध मंडी है, औषध की सारे चीज़ें वहाँ बिकती है। तो एक बार मंडी दोनों देखिए, वाशिम का भी देखिए और इसका भी देखिए, तो उसमें क्या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। अब उस टाइम 1 एकड़ में 10 एकड़ भी लगा सकते हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आपको प्राइवेट बेयर से हम ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आज वो रहेंगे कल चला जाएंगे, फिर आप वो लेंगे करके आप हर बार करते रहेंगे, लेकिन बाद में वो खरीदने वाला नहीं है, तो फिर इतना करने का फायदा नहीं होता है। अगला लास्ट। धन्यवाद। तो आपको कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। वीडिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव क्रॉप है, लेकिन एक आपको ये निकालना पड़ता है, क्योंकि इसका लाइन का अंतर ज़्यादा होता है ना। आप शुरू में ट्रैक्टर चला सकते हो, ट्रैक्टर मतलब एक कल्टीवेटर का एक लाइन निकालना है, और बीच में छोटा ट्रैक्टर चला सकते हो। 9610351755 9610351755 5 लास्ट। कुछ भी पूछिए चलेगा इस फसल के बारे में। कौन सी मंडी में? नहीं, यहाँ पता नहीं है। मैंने बताया ना, वाशिम में आपको सीड चाहिए तो ऑनलाइन से मंगा लो, आ जाएगा सीड, ठीक है।
लेकिन ऑनलाइन में बहुत महंगा दिखता है, 800 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, लेकिन किसान को मिलता हमेशा कम है, 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये। नहीं, अभी क्या है, हमारे पास दिक्कत ये है, हमारा छोटा फार्म है, हम ब्रीडिंग के भी मतलब वैरायटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं ना, तो हम सीड प्रोडक्शन नहीं कर सकते वो, क्योंकि हानी बी की वजह से मिक्सिंग होता है, फिर वो सीड जिनेन नहीं होता। सेम सीड है, सेम सीड। अभी तो कोई वैरायटी नहीं है इंडिया में, हमने ऑलरेडी डेवलप किया, अभी डॉक्टर साहब बात करेंगे। तो अगले साल अगर कोई इंटरेस्टेड है, इस साल क्रॉप पहले फसल देखिए, अगले साल इंटरेस्टेड है तो हम सीड देंगे, अच्छा वैरायटी का सीड देंगे। हाँ, एक ही लाइन। कौन सा? जेव्हा प्रश्न विचारायचे ना त्यांनी आत्वर करा आणि उभेराव प्रश्न विचारा योग्य एकाच विचारा करा सुअर माकड़ हरिण खाते हैं उसको झाड़ को। नहीं खाता है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन उसमें पत्ते में स्मेल होता है, स्मेल होने की वजह से नहीं खाएगा वो। हमारे पास तो वो प्रॉब्लम नहीं है हिरण का और उसका, लेकिन नहीं खाएगा वो, उसमें स्मेल आता है, पत्ते में स्मेल आता है। मैं भेज दूंगा सर को, थोड़ा सैंपल भेजता हूँ। 1 एकड़ में सिर्फ 1 किलो लगता है, इवन आप 10 ग्राम भी लेके जाएंगे ना, आपके खेत में कई साइड में डाल के देख लीजिए, या इधर डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे उसमें भी देखिए। बाजार में मिलता है, आप ऑनलाइन से मंगा लो, बाजार में मिल जाता है। जालना में ड्राई फ्रूट्स वाले के पास पूछ, ड्राई फ्रूट्स बेचता है ना। नहीं, हाँ डी मार्ट में मिल जाएगा, डी मार्ट में मिल जाएगा, डी मार्ट है ना, डी मार्ट में मिल जाएगा। आपसा बोलू नका, आपला बोलणे तर कोणातच पण ऐकलेलं नाही। सब्जा अलग है, सब्जा अलग है। नहीं सब्जा नहीं, सब्जा अलग है, ये अलग है, दोनों मेक्सिको का ही क्रॉप है, हमारा नहीं है। लेकिन सब्जा बहुत पहले आ गया था, ये बाद में आया है। लेकिन सब्जा में दिक्कत ये है, सब्जा तो हम शरबत में डालते हैं, जैसे आप नींबू शरबत लेंगे ना, तो सब्जा का बीज पहले डब्बे में डाल के रखता है, वो थोड़ा डाल के देता है। सब्जा में सेम प्रॉपर्टी होता है, इसका सेम, दोनों सेम है, लेकिन उसमें फिनॉल्स ज़्यादा होता है, तो आप उसको ज़्यादा नहीं खा सकते। उससे क्या होगा कि आपका आयरन अब्जॉर्प्शन है ना, जो आयरन न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसमें अनेमिया हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना। कभी कभार शरबत में चल जाता है। फलूदा में डालते हैं, फलूदा देखे होंगे ना, फलूदा में सब्जा का बीज डलती है। ये अलग है, वो सब्जा तुलसी का ये है, जाति का है, ये अलग है। ये भी सेम इसका है, लेकिन इसमें अलग टाइप है, सीड अलग अलग दिखता है। सब्जा का सीड आपको इसका कांदा का बीज जैसे लगती है ना, सब्जा का बीज थोड़ा कांदा जैसा लगता है, ये अलग है। ठीक है, अपन आणखी व्याख्या बाकी है, ये जरूर आपल्याला करेंगे। हाँ, थोड़ा सा वो ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। प्रश्न असेल तर एकदा जणांना व्यवस्थित विचार, हात वर करून विचारा, माहित नाहीये। नहीं, दोनों का मेच्योरिटी क्या है, जैसे हाँ आपका क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आपका क्वेश्चन सुनिए। उनके पास बेड़ग्राम पीएनपी है, उसमें उन्होंने मूंग लगाया था, वो निकल गया है, तो आप उसी जगह पे यहाँ लगा सकते हैं क्या, ये उनका क्वेश्चन है। नहीं, अगर शुरू में होता तो लगा सकते थे, अभी लेट है, दोनों मिल जाता है ना, बाद में मिक्स हो जाता है ना, तो वो इतना अच्छा नहीं होगा वो। नहीं, आपल्याला ते शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे किंवा तुरीमध्ये आंतरपीक घेता येतं का, परंतु चिया सीड असा आहे की त्यांनी आपल्याला दोनच पिकं आंतरपीक सांगितलेले आहेत। एक तर आपल्याला मेथी किंवा दुसरं आपलं आहे ते कोथिंबीर, कमी कालावधीमध्ये येणारे आणि छोटी हाईट असणारे
पिकं घ्यायची. जर आपण तुरीच्या पिकामध्ये जर त्याची पेरणी केली तर तुरीचे शेड पडेल, त्याच्यावर सावली पडेल आणि सावली पडल्यामुळे ते पीक चांगलं बिया येणार नाही. आप शुगर केन में ले सकते हो, ऊस में ले सकते हैं. शुरू में जब सोइंग करेंगे ना, उसका प्लांटिंग करेंगे, उस टाइम पे ले सकते हैं. नहीं, अभी हमने एक वैरायटी आइडेंटिफाई किया है, उसको साल भर में कभी भी सोइंग कर सकते हो, उसका फूल कभी भी आएगा. लेकिन अभी एक दो साल और लगेंगे. अभी के कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो वैरायटी है वो साल में कभी भी ले सकते हो, वो कभी भी फूल आएगा वो. ठीक आहे, मला वाटतं इथं आपण थांबूया. टाळ्या वाजवा. तुमचं सलाम द्या. यानंतर मी डॉक्टर बसवराज सर से विनती करता हूँ कि वो अपना गाइडेंस दे. सबको प्रणाम. सर ने हरीश सर ने सब अच्छा सा बताया उसका कैसा कल्टीवेशन करना है. अभी थोड़ा मतलब जो चिया प्रेजेंटली जो मार्केट में मिल रहे हैं वो एक ही है. सर ने ऑलरेडी बताया कि ये चिया हमारा क्रॉप नहीं, हमारा देश का क्रॉप नहीं, ये बाहर से आया है, मैक्सिको से. इसलिए इसमें इम्प्रूव्ड वैरायटीज मतलब उन्नत बीज नहीं है आज तक. जो भी है वो ऑलरेडी इम्पोर्टेड. ओरिजिनली इसको एक मैसूर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब आहार का संस्करण संशोधन करता है वो इंस्टीट्यूट है. वो इंस्टीट्यूट ने इसका ओरिजिनल सीड मंगाया, उधर से उसी का सीड आगे लाइक सबके पास है अभी जो मार्केट में है. लेकिन उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी जो है उसमें ये भी बताया कि इसमें दो तरीका का बीज है, एक कलर, एक है काला और एक है सफेद. आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में देखते हैं वो दोनों मिक्स ही मिलता है. लेकिन इसलिए हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट मतलब उसका जेनेटिक इंप्रूव किया तो क्या होगा, उसका इಳುवरी, उसका उत्पादन बढ़ेगा. हमारा मेन उद्देश्य है उसका उत्पादन बढ़ाना है. और जो प्रेजेंटली और जो अभी जो मार्केट में मिल रहे हैं उसका कितना है, लगभग 110 से 130 दिन लेते हैं वो आने के लिए. हमारा कुछ आइडेंटिफाई किया है, उससे 20 to 25 दिन 20 to 25 डेज बहुत कम ही दिन में आ जाता है. और एक इसका प्रमुख हमारा जेनेटिक इंप्रूवमेंट का उद्देश्य ये है कि ये जो पहला अभी जो मार्केट में सीड मिल रहे, बीज मिल रहे, वो क्या है, फोटो सेंसिटिव मतलब वो अच्छा सा आने के लिए ठंड चाहिए, फूल आने के लिए ठंड चाहिए, मतलब दिन कम होना है, रात ज्यादा होना है. अभी जो एक हमारा जेनेटिक इंप्रूवमेंट से वैसा एक लाइन आइडेंटिफाई किया है वो आप कभी भी लगा सकते हैं. फिर अभी वो हमारा पास अभी टेस्टिंग में है. जैसा हम एक साल 1.5 साल लगेगा वो टेस्टिंग पूरा होने में. जैसा टेस्टिंग पूरा हो जाएगा हम उसको सीड अवेलेबल सबको अवेलेबल कर देंगे. सारा ये तो सर ने बताया, चिया बहुत न्यूट्रिशनल क्रॉप है, ओमेगा फैटी एसिड्स है और हेल्थ बेनिफिट्स उसका कैसा कैसा ये है. सर आगे जाइए. और इसका जनरली इसका हाइट होता है 5 फीट तक हाइट होता है. उससे वो भी अगर सोइंग कंडीशन, अब जब जल्दी सोइंग किया तो उसका ज्यादा हाइट होता है, लेट किया तो कम होता है. और हम एक म्यूटेशन ब्रीडिंग हमारा साइंटिफिक इसमें अलग अलग मेथड्स होता है, उससे किया था. उसमें अलग अलग हाइट और अलग अलग फूल का टाइप वो सारा आया है. सर आगे जाइए. आप इसमें देखेंगे ना सर पीछे आप इसमें देखिए, वो बगल वाला लंबा वाला नॉर्मल है जो हम ग्रो करते हैं, दूसरा है छोटा वाला. हम जो अभी नया इम्प्रूव किया है, किसमें कितना फूल रहा है, ठीक है. और इसका हाइट देखो, और इसका कंडीशन ऐसा है, ये अगर 20-25 दिन भी पानी नहीं दोगे ना कुछ नहीं होता, सूखेगा नहीं. लेकिन बगल वाला पत्ते सारे पीले पड़ के ऐसे खड़े हो जाते.
लेकिन ये बहुत हार्डी है, लेकिन इसका थोड़ा बीज छोटा है, क्योंकि उसका अलग अलग है। आप इधर देखो, और अलग अलग इतना फूल से लेके इतना लंबा फूल तक इतना वेराइटीज है, ठीक है। और हमारे पास ऐसे भी वेराइटी है, सिर्फ 2 बीज बनता है, 4 बीज की जगह 2 बीज बनता है। लेकिन उसका साइज डबल होता है, मोटा 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 होता है। यील्ड उतना ही आएगा, लेकिन सीड साइज डबल, तो क्वालिटी बढ़ेगा ना, तो उसका रेट भी ज्यादा हो जाए। सर आगे ये सारा साइंटिफिक प्रोसीजर है। सर आगे वैसा अलग अलग वही वो सारा, इसमें कुछ वैसा भी प्लांट्स मिला है हमको, पूरा हल्दी कलर, येलो कलर है, उसको अभी हम ऑर्नामेंटल के लिए यूज करते हैं ना बहुत सारा। आगे भी गार्डन के लिए करते हैं ना, वैसा भी मिला है, लेकिन वो फार्मर के लिए ऐसा यूज नहीं है। आगे आगे जैसा बढ़ रहे शहर में बहुत सब लोग लाइक घर में सारा गार्डन बनाते हैं, उसके लिए आगे आगे एक 5-10 साल में बहुत डिमांड हो जाएगा वैसा सीड के लिए, उधर भी यूज कर सकते हैं। सर आगे जाइए, आगे जाइए। हाँ वही एक बताया ना, वो ये जो है वो मेरा राइट साइड, इस साइड जो है वो वाला ओरिजिनल, मतलब जनरली ये मार्केट में जो अभी जो मिल रहे हैं इसका लगभग 110 से 130 दिन होता है। ये जो हमने आइडेंटिफाई किया है, हमारा ब्रीडिंग मेथड से डेवलप किया है, इससे 20 to 25 दिन जल्दी आ जाता है। जल्दी आ गए तो क्या है, आपको पानी का कमी होता है और सारा जो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है, और कीड़ा भी चांसेस, कीड़ा और डिसीज रोग आने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। सर आगे, और वो एक बताया हल्दी कलर का, ये पूरा पीला पीला होता है, कंप्लीट पीला पीला होता है, उसका गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। आगे कुछ दिन के बाद बहुत डिमांड आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये एक बहुत अच्छा हमको आइडेंटिफाई किया है, जो प्रेजेंटली जो मार्केट में है वो है फोटो सेंसिटिव, मतलब उसको हम जुलाई से लेकर मैक्सिमम दिसंबर तक लगा सकते हैं। दिसंबर में लगाया तो भी बहुत कम इलुवरी उसका उत्पादन आता है, लेकिन ये एक वैसा आइडेंटिफाई किया है, इसको कभी भी लगा सकते हैं, मतलब ये राउंड द ईयर फूल आता है और इसका उत्पादन है। लेकिन अभी ये टेस्टिंग में है, जैसा इसको और 1.5 साल लगेगा, टेस्टिंग हो गए तो इसको आप कभी भी लगा सकते हैं। इसका क्या एडवांटेज क्या है, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, और इसका ज्यादा सीड आप, मतलब आप अगर लेट किया तो भी उसका अधिक उत्पादन आता है, और अर्ली किया तो भी उत्पादन अधिक आता है। और एक कोई भी आप विंटर में भी लगा सकते हैं, समर में भी लगा सकते हैं। वही एक टेस्टिंग चल रहे, जैसा एक टेस्टिंग पूरा हो जाएगा हम सीड देते हैं। ओके आगे, वो एक और एक चीज इसमें अच्छा आइडेंटिफाई किया है, जो नॉर्मल अभी जो मार्केट में मिल रहे हैं उससे ये सीड साइज हमारे पास कुछ लाइन्स वैसा मिला है, उसका सीड डबल साइज है। ये मान लीजिए ये 1000 सीड का वजन होता है 1.5 to 1.75 ग्राम्स होता है, लेकिन इसका डबल है। 1000 सीड का वजन होता है अराउंड 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक है। और इसमें वही कुछ अलग अलग का सीड वेरिएंट भी मिला है, वही बोल्ड बहुत लाइक बड़ा सीड वाला भी मिला है, और मीडियम सीड है। जो मार्केट में प्रेजेंटली है वो स्मॉल सीडेड है, मतलब छोटा सीड है। और इसका कलर भी अलग अलग हमारा जो मार्केट में है, मेनली काला वाला और सफेद वाला। अभी नया हमको एक ब्राउन कलर का भी मिला है, उसका भी ये है। अभी आप देख सकते हैं कितना ये ओरिजिनल को स्मॉल सीड, छोटा सीड से ये डबल है साइज। ओके आगे सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये सारा मतलब अभी टेस्टिंग में है, वो अर्ली वाला और फोटो सेंसिटिव वाला। अभी लगभग 1 साल नहीं तो 1.5 साल में पूरा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। सीड बीज